नमस्कार दोस्तों, स्टडी फेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं कौशलेंद्र यादव आपका स्वागत करता हूँ अपने इसी यूट्यूब चैनल पे। आज है 27 फरवरी और ये देखते हैं आज के मुख्य करंट अफेयर्स को। हमारा पहला क्वेश्चन होगा, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 21 फरवरी। ठीक है, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इसकी स्थापना कैसे हुई और इसका अंतर्राष्ट्रीय पृष्ठभूमि में क्या योगदान या महत्व है। ठीक है, तो देखिए ये जो है इसकी स्थापना 17 नवंबर 1999, ठीक है, 1999 को यूनेस्को के द्वारा की गई थी। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा की गई थी और ये 2000 से वर्ष 2000 से लगातार ये अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है 21 फरवरी को। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना तथा मातृभाषाओं के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना। ठीक है, और अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो 21 फरवरी 1952 को तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है, में छात्रों ने बांग्ला भाषा को आधिकारिक मान्यता दिलाने के लिए। ठीक है, इस आंदोलन में कई छात्रों ने अपने प्राण न्यौछावर किए और इन्हीं शहीदों की स्मृति में 21 फरवरी को मातृभाषा के रूप में चुना गया। ठीक है, बांग्लादेश में इस दिवस को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यूनेस्को ने इसको जो है 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस के रूप में घोषित किया। ठीक है, तो ये दो फैक्ट हो गए मातृभाषा दिवस से के रूप में। ठीक है, चलिए आज देख लेते हैं फरवरी माह में जो और भी इम्पोर्टेंट परीक्षा उपयोगी दिवस है जो कि आए दिन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उसको देख लेते हैं। तो हमारा जो पहला 2 फरवरी है, इसको विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 10 फरवरी को विश्व दाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 फरवरी विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया। तो फरवरी माह में कुछ जो इम्पोर्टेंट परीक्षा उपयोगी दिवस हैं तो हमने देख लिया। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पूर्व राष्ट्रपति यून सुक एओल किस देश से संबंधित है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया से। ठीक है, यून सुक एओल दक्षिण कोरिया से संबंधित है। ठीक है, अच्छा अभी ये चर्चा में है, तो चर्चा में इनका रहने की जो वजह है, ये दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति हैं और हाल ही में इन्हें न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई है। अच्छा, अब सजा इनको क्यों सुनाई गई है? तो इनको जो है दक्षिण कोरिया की अदालत ने यून सुक एओल को विद्रोह का दोषी ठहराया है। ठीक है, उनका मार्शल लॉ लागू करने का प्रयास लोकतंत्र की मूल सूचनाओं को नुकसान पहुंचाने जैसा माना गया। संरचना को, यानी लोकतंत्र की मूल संरचना को नुकसान पहुंचाने जैसा माना गया। सेना का इस्तेमाल गलत तरीके से राजनीतिक शक्तियों को रोकने के लिए किया गया। इनका लक्ष्य राष्ट्रीय संविधान को कमजोर करना माना गया। ठीक है, तो इन्होंने दक्षिण कोरिया में काफी दमनात्मक और विद्रोहात्मक कार्रवाई की। ठीक है, जिसमें इन्होंने विपक्ष को दबाने के लिए, ठीक है, और अपनी जो है तानाशाही को लागू करने के लिए ये किया। तो अदालत ने इनके इस कदम को संविधान की मूल आत्मा को कमजोर करने जैसा माना। ठीक है, उसकी वजह से इनको जो है सजा दी गई है। अब इनको सजा क्या दी गई है? तो इनके ऊपर जो है आजीवन कारावास की सजा दी गई। ठीक है, ये जो है यून सुक एओल जो है दक्षिण अब कोरिया के 13वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, इन्होंने 2022 से 2025 तक इस पद को संभाला। ठीक है, 2022 से 2025 तक ये दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के रूप में रहे। ठीक है, तो
इस तरह से ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिहार सरकार को। ठीक है, बिहार का राज्य जो है नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। ठीक है, तो बिहार राज्य में जो है अंतिम सक्रिय माओवादी के समर्पण के बाद राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया गया। तो इसमें इस समय हमें अब बताना है कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है। ठीक है, बिहार के मुख्यमंत्री देखिए नीतीश कुमार जी हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री। ठीक है, नीतीश कुमार जी हैं। ठीक है, नीतीश कुमार। और राज्यपाल जो है आरिफ मोहम्मद खान है। ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान है अभी वर्तमान में। आरिफ मोहम्मद खान जी राज्यपाल हैं। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, अभी देख लेते हैं कि फरवरी 2026 में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां जो हुई हैं परीक्षा उपयोगी हैं, जो कि परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं। तो देखते हैं हमारी जो पहली नियुक्ति है शमुदिका जयरत्ने। ठीक है, फरवरी 2026 में शमुदिका जयरत्ने को श्रीलंका की 42वीं ऑडिटर जनरल नियुक्त किया गया है। ठीक है, वे इस पद पर आसीन होने वाली पहली महिला हैं। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। ठीक है, और प्रोफेसर सुसीरिया पाला मनवाडू को श्रीलंका के दक्षिणी प्रांत का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां हो गई। चलिए हम देख लेते हैं जो कि राष्ट्रीय स्तर पे जो नियुक्तियां हुई हैं फरवरी में, तो वो हमारी है। पहली नियुक्ति है उदय कोटक। ठीक है, गिफ्ट सिटी कंपनी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, यानी इंटरनेशनल गुजरात की कंपनी इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी कंपनी लिमिटेड। अच्छा, यह नियुक्ति जो है 13 फरवरी 2026 को सरकारी आदेश से हुई है। ठीक है, तो ये पहली नियुक्ति है, उदय कोटक जी को गिफ्ट सिटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया। ठीक है, और दूसरी जो नियुक्ति है मणि कुमार शिवराम कृष्णन। ठीक है, मणि कुमार शिवराम कृष्णन को IFCL ठीक है लिमिटेड का डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति वित्त मंत्रालय के तहत की गई है। ठीक है, यह जो है इनकी नियुक्ति वित्त मंत्रालय के तहत की गई। चलिए अगली नियुक्ति जो है 20 फरवरी 2026 को पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ठीक है में हरशरण कौर नेत्रेहण को पहली महिला डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। यह 2 साल की अवधि के लिए है। ठीक है, ये 2 साल के लिए नियुक्त की गई है। ठीक है, अच्छा, और जो हमारा अभी एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो है समिट हुई है, ठीक है, AI समिट के रूप में, जो कि काफ़ी चीचा लेदर गलगोटिया यूनिवर्सिटी के द्वारा की गई इस समिट में। तो इसमें जो है 16 फरवरी 2026 को भारत AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन हुआ, जिसमें कई वैश्विक नेताओं और विशेषज्ञों ने भाग लिया। हालांकि यह एक सम्मेलन है, इसका आयोजन और नेतृत्व में नियुक्तियों संचालन की जिम्मेदारी सरकार और टेक नेताओं को दी गई है। ठीक है, इसमें कोई नियुक्ति तो नहीं की गई है, बट इसमें जो है गलगोटिया के द्वारा ये जो काफ़ी चीचा लेदर हुई थी, इसकी वजह से ये काफ़ी सुर्खियों में बना रहा है ये जो समिट हुआ है AI इम्पैक्ट समिट 2026। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जापान के 105वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सनाई तकाची को। ठीक है, सनाई तकाची को जो है 105वें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। ये पुनः निर्वाचित होकर के दूसरी बार इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। ठीक है, और ये जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री भी रही हैं। ठीक है, बनी, और चुनाव के बाद इन्हें पुनः नियुक्ति मिली है इनको। ठीक है, ये जीत करके आई हैं। ठीक है, जापान की 105वीं महिला प्रधानमंत्री बनी है ये। ठीक है, अच्छा, जापान की जो है ये पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, तो ये जो है परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी हो जाता है, पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडिया फ्रांस एरोनॉटिक्स उत्कृष्टता केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कानपुर। ठीक है, कानपुर में यह केंद्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो भारत फ्रांस एरोनॉटिक्स उत्कृष्टता केंद्र उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट NSTI के द्वारा कानपुर में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, NSTI के द्वारा। ठीक है,
NSTI के द्वारा, ठीक है, NSTI के द्वारा कानपुर में स्थापित किया जाएगा। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है, इस इंस्टीट्यूट का उद्देश्य क्या है, तो देखिए, भारत फ्रांस उत्कृष्टता केंद्र एरोनॉटिक्स और रक्षा कौशल के लिए स्थापित किया जाएगा, ठीक है। कानपुर में यह केंद्र बनाया जाएगा। इसकी घोषणा 17 फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई। यह पहल पीएम सेतु योजना के तहत युवाओं को विमानन सेक्टर में विशेषज्ञता सिखाने के लिए की गई है, ठीक है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत ने डिजी लॉकर पायलट प्रोजेक्ट के लिए किस देश से समझौता किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केन्या, ठीक है। केन्या सरकार के द्वारा, ठीक है, भारत सरकार से डिजी लॉकर पायलट प्रोजेक्ट के लिए एक समझौता किया गया है, जिसमें इस समझौते के तहत डिजिटल दस्तावेजों सेवाओं के विस्तार के उद्देश्य से इसका इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अर्थसाट प्राइज 2026 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? ठीक है, अर्थसाट प्राइज 2026 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मुंबई, यानी भारत का मुंबई शहर अर्थसाट प्राइज 2026 की मेजबानी करेगा। अच्छा, अब आइए देखते हैं कि अर्थसाट प्राइज है क्या। ठीक है, यह एक प्रतिष्ठित पर्यावरणीय पुरस्कार है जो कि नवंबर 2026 में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, अभी आयोजित किया जाएगा, इसकी घोषणा हुई है कि ये मुंबई शहर में आयोजित किया जाएगा। आइए देखते हैं कि अर्थसाट प्राइज है क्या। ठीक है, देखिए अर्थसाट, ठीक है, अर्थसाट प्राइज जो है ये, ठीक है, ब्रिटेन के प्रिंस ऑफ वेल्स के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, ब्रिटेन के प्रिंस ऑफ वेल्स, ठीक है, प्रिंस ऑफ वेल्स के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, और इसका उद्देश्य जो है कब शुरू की गई थी, तो 2020 में। ठीक है, 2020 में इनका उद्देश्य शुरू करने का था, ठीक है, कि दुनिया भर में जमीनी समाधान ढूंढना जो कि जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, समुद्र संरक्षण और प्रकृति की बहाली जैसी बड़ी पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटे। ठीक है, ये पुरस्कार इसीलिए शुरू किया गया था, अर्थसाट प्राइज। ये शुरू करने का उद्देश्य हमारे पर्यावरण को बचाना है। ठीक है, अर्थसाट प्राइज का आयोजन भारत में किया जाएगा। ठीक है, 2026 में नवंबर में भारत में किया जाएगा। ठीक है, इसका संस्थापक प्रिंस विलियम्स हैं। ठीक है, प्रिंस ऑफ वेल्स के यानी प्रिंस विलियम्स हैं। ठीक है, प्रिंस विलियम्स हैं। ठीक है, विलियम्स है। ठीक है, और चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, केरल की पहली पूर्णतया दृष्टिबाधित न्यायाधीश कौन बनी है? ठीक है, केरल की पहली पूर्णतः दृष्टिबाधित न्यायाधीश कौन बनी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तान्या नाथन। ठीक है, तान्या नाथन है केरला की। ठीक है, ये दृष्टिबाधित है और ये हमारे जो क्या न्यायालय है उसमें इनको न्यायाधीश बनाया गया है। ठीक है, इन्होंने न्यायपालिका में समावेशन का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है। ये न्यायपालिका में कितना लचीलापन है, ठीक है, कितना समावेशन किया जाता है। तो इससे ये प्रदर्शित होता है कि जो विकलांग है उनको भी न्यायपालिका में जगह दी जाती है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इससे पहले हम एक और फैक्ट जानते हैं कि केरल के मुख्यमंत्री कौन है। ठीक है, तो केरल के मुख्यमंत्री इस समय वर्तमान में है पिनाराई विजयन। ठीक है, पिनाराई विजयन, पिनाराई विजयन केरल के मुख्यमंत्री। राज्यपाल कौन है? तो देखिए, राज्यपाल जो है इस समय राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ठीक है, राज्यपाल जो है केरल के राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ठीक है, चलिए, केरल में वर्तमान में एलडीएफ की सरकार है। ठीक है, किसकी सरकार है? जैसे भारतीय जनता पार्टी होती है तो इसे एलडीएफ की सरकार है वहाँ। ठीक है, बीजेपी
एसपी, कांग्रेस, एलडीएफ, ठीक है, इस तरह से कई सारे दल हैं जो कि जनता के द्वारा चुन करके राज्य में या केंद्र में सरकार बनाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत ने फरवरी 2026 में अपनी पहली हाई स्पीड फेरी किस देश को भेंट की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मालदीव। ठीक है, मालदीव को जो है भारत ने अपनी पहली हाई स्पीड फेरी भेंट की है, भेंट के रूप में दी है, यानी गिफ्ट किया है। ठीक है, तो इसका जो उद्देश्य है, यह पहल समुद्री संपर्क और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया एक कदम है। ठीक है, तो मालदीव का जो है अभी वर्तमान में राष्ट्रपति, देखिए वहां पे राष्ट्रपति प्रणाली चलती है। ठीक है, वहां कोई प्रधानमंत्री नहीं चुना जाता है मालदीव में। ठीक है, तो मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति जो इस समय है वो है मोहम्मद मोइजू। ठीक है, कौन है? मोहम्मद मोइजू। ठीक है, मोहम्मद मोइजू। ठीक है, मोहम्मद मोइजू इस समय वर्तमान में मालदीव के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? मालदीव की राजधानी माले है। क्या है? माले। ठीक है, मालदीव की जो है मुद्रा क्या है? मुद्रा है मालदीवियन रूफिया। ठीक है, मालदीवियन मालदीवियन दीवियन। ठीक है, रूफिया, मालदीवियन रूफिया। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ भारतीय रुपया है तो वहाँ पे मालदीवियन रूफिया है। ठीक है, यहाँ रुपया है, वहाँ रूफिया है। ठीक है, मालदीवियन जो मुद्रा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दुबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय एआई इनोवेशन सेंटर किस आईआईटी ने शुरू किया है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास ने। ठीक है, आईआईटी मद्रास ने दुबई में एक एआई इनोवेशन सेंटर खोला है। ठीक है, तो इसका यह केंद्र वैश्विक तकनीकी सहयोग और अनुसंधान को बढ़ावा देगा। ठीक है, तो ये जो इनोवेशन सेंटर खोला गया है, इसका उद्देश्य स्टार्टअप्स और शोध को तेजी से व्यावसायिक समाधान में बदलना। शुरुआती चरण में 6 एआई स्टार्टअप्स को समर्थन मिलेगा। ठीक है, यह पहल भारत और यूएई के बीच तकनीकी साझेदारी को और मजबूत करेगा। ठीक है, एआई इनोवेशन सेंटर मुख्य रूप से इन बातों पे काम करेगा जो कि हैं, एआई तकनीकों को बाजार तैयार समाधान में बदलेगा, स्टार्टअप्स को समर्थन देगा। ठीक है, इसकी जो प्रारंभिक चरण में 6 एआई स्टार्टअप्स को जगह दी जाएगी जिनकी कुल लागत मूल्य जो है $118 मिलियन है और अगले 5 साल में ये अनुमानित $281 मिलियन तक हो जाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सॉरी, ये हमारा आज का ये अंतिम क्वेश्चन था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए।